बात बंगाल की, जिसे बीजेपी के शपथ से पहले बदले के तौर पर देखा जा रहा है कि ऐसा कांड वहां ऐसा कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि बंगाल में सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई। देर रात इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस मर्डर को लेकर जो खुलासे सामने हो रहे हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल मर्डर है और क्या माहौल खराब करने के लिए जानबूझकर ये साजिश रची गई, क्योंकि बीजेपी से लेकर चंद्रनाथ के परिवार वाले इसे टीएमसी की साजिश बता रहे हैं। लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू किया। कौन गोली मारा वो कुछ बता नहीं पा रहा था, वो रो रहा था सिर्फ। तारीख 6 मई 2026, वक्त रात 10:30 बजे। वारदात शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि रक्त चरित्र का ऐसा चैप्टर भी सामने आएगा। जहां पहली बार भगवा सरकार बनाने की तैयारी हो रही थी, वहीं बंगाल फिर खून से लाल हो गया और सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार को अरेंज करना, नंबर प्लेट लाना, फिर ऐसी जो पिस्टल है वो इंडिया में नहीं होती है, बाहर होती है, ऐसे शूटरों को अरेंज करना और ऐसी जगह हत्याकांड को अंजाम देना जिसके बिल्कुल उस तरफ थाना है मध्यम ग्राम। इंटेलिजेंस का हद वाला फेलियर है। जो गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी उसके निशान उनकी गाड़ी पर भी देखे जा सकते हैं। चंद्रनाथ की सीट पर हर तरफ खून ही खून था। 2 गोलियां सीने के आर पार और 1 गोली पेट में लगी। जिस तरीके से फायरिंग की गई उससे साफ है कि वारदात को पेशेवर अपराधियों ने अंजाम दिया। लेकिन जिस तरह हाथ लगाकर प्लानिंग के साथ तय जगह पर चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई, वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या हमलावरों को चंद्रनाथ के रूट की पूरी जानकारी थी और क्या मर्डर के लिए पहले से तैयारी की जा चुकी थी। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में। मौकाए वारदात पर पहले से बाइक सवार हमलावरों की मौजूदगी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही। इस वारदात के पीछे की प्लानिंग को समझने के लिए आपको पूरी टाइमलाइन देखना जरूरी है। रात 9 बजे कोलकाता से निकले चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर के लिए स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, चंद्रनाथ बगल में बैठे थे। रात 10 बजे सीसीटीवी में स्कॉर्पियो दिखी। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर मध्यम मार्ग में रात 9:58 पर एक सीसीटीवी कैमरे में चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो सड़क से गुजरती दिखी। स्कॉर्पियो के गुजरने के कुछ देर बाद एक कार और 2 बाइक पर सवार 3 आरोपी पीछे जाते दिखे। रात 10:30 बजे कार ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका। मध्यम ग्राम के दोहरिया जंक्शन के पास कार स्कॉर्पियो से आगे निकल गई और सामने जाकर गाड़ी रोक दी। चंद्रनाथ के ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी, तभी बाइक पर सवार हमलावर ने फायरिंग शुरू की। जब तक चंद्रनाथ और उनका ड्राइवर कुछ समझ पाते, बाइक सवार हमलावर बाईं तरफ आए और 10 राउंड फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे कार को वहीं छोड़कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अलग अलग रास्तों से फरार हो गए। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था। लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। स्कॉर्पियो के अंदर जो रो रहा था बोला दरजा हटाओ, खोलो। दरजा खोलने के बाद देखा 2 पड़ा है, सीने से खून निकल रहा है। हमने बोला कौन गोली मारा वो कुछ बता नहीं पा रहा था, वो रो रहा था सिर्फ। अब इस हत्याकांड में कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसके मुताबिक हमलावर गाड़ी में पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। भागने के लिए बाइक पहले से तैयार रखी गई थी।
घटना के बाद गाड़ी वहीं छोड़कर बदमाश फरार हो गए। इसके अलावा हमले के दौरान जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ उसमें नकली नंबर प्लेट लगाई गई थी। इतना ही नहीं, गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी अलग अलग है। हालांकि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है। मगर बंगाल में नई सत्ता के शपथ ग्रहण से पहले हुई इस हत्या को बीजेपी ने टीएमसी की साजिश बताया है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। वो हजम नहीं कर पा रहा है, उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वही गिरफ्तार होगा। मोटिव इज वेरी क्लियर। मोटिव इज दे वांट टू क्रिएट reign of terror in the mind of all BJP supporters and also want to ensure that the law and order situation deteriorates in the states. चुनाव की ठीक बाद हुई इस हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नई सरकार से पहले डर का माहौल बनाने की कोशिश है और क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई सियासी कनेक्शन है। फिलहाल इन सवालों के जवाब की तलाश है। साथ ही तलाश की जा रही है उन हमलावरों की जिन्होंने इस हत्याकांड से बंग में बीजेपी की जीत का रंग फीका कर दिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, कोलकाता। जिस पिस्तौल से सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई वो अपने आप में चौंकाने वाली, क्योंकि इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पेशेवर अपराधी। इसकी डिटेल जाननी आपके लिए जरूरी है। यह है ग्लॉक 47X, ऑस्ट्रेलिया में बनी है। 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। 17 राउंड मैगजीन इसमें है और सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ग्लॉक आमतौर पर अवेलेबल पिस्तौल होती नहीं। चंद्रनाथ मर्डर केस जांच में अब तक जो पता चला उससे इतना साफ है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वाला एक प्रोफेशनल किलर है जिसने पहले रेकी की, उसके बाद उसके ऊपर हमला किया। लेकिन ये हमला क्यों किया गया, तो इस सवाल का जवाब चंद्रनाथ के परिवार वाले, उसके करीबी दे रहे हैं। चंद्रनाथ की मां का मानना ये कि ये ममता बनर्जी की हार का टीएमसी का बदला है। तो चंद्रनाथ के करीबी दोस्त बता रहे हैं कि उसके पास कुछ ऐसी सीक्रेट फाइल थी जिसके खुलने से टीएमसी में कई लोगों के करप्शन की पूरी कुंडली सामने आ जाती। सुवेंदु के पीए की हत्या का सीक्रेट फाइल से क्या रिश्ता? चंद्रनाथ मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी। इस हत्याकांड के करीब 18 घंटे बीत चुके हैं। पुलिस जांच में जुटी है, मगर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्रनाथ की हत्या एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी? क्या चंद्रनाथ के मर्डर की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या यह हत्या किसी बड़े और गहरे राज को दबाने के लिए की गई? और क्या इस पूरे मामले के तार सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़ते हैं? सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चंद्रनाथ रथ की मां ने साफ कहा है कि चंद्रनाथ को पहले ही धमकी मिली थी कि 4 मई के बाद वो बच नहीं पाएंगे। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। चंद्रनाथ की मां ने जो आरोप लगाए हैं उसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि साफ तौर पर इसे सुनियोजित हत्या बताया जा रहा है। लेकिन क्यों, इसकी वजह भी समझ लीजिए। चंद्रनाथ एक आम कर्मचारी नहीं थे। वो पश्चिम बंगाल के सीएम रेस में सबसे आगे और मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की निजी सहायक यानी पीए के तौर पर काम करते थे। जी मीडिया की पड़ताल में कई बातें सामने आई जो काफी चौंकाने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ के पास टीएमसी सरकार से जुड़े कथित घोटालों के दस्तावेज थे। बालू माफिया और अवैध कारोबार से जुड़ी जानकारी भी उनके पास मौजूद थी। इतना ही नहीं, सूत्रों का दावा है कि उनके पास कई अहम फाइलें और दस्तावेज भी थे।
परिवार और चंद्रनाथ की करीबी दोस्तों का कहना है कि चंद्रनाथ के पास बाली चोरी से लेकर विभिन्न तृणमूल के बेआईनी कामों के दस्तावेज थे, जो बीजेपी सरकार आने पर इस सब दुष्कृतियों के लिए नुकसानदायक हो सकते थे। इसी कारण उनकी हत्या की गई। परिवार और दोस्त लोग दुष्कृतियों के लिए कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता तो ये दस्तावेज सार्वजनिक किए जा सकते थे, और ऐसा होता तो कई नेताओं, अफसरों और कथित माफिया नेटवर्क की मुश्किलें बढ़ सकती थी। तृणमूल का जितना सारा हुआ है, जैसे कि बाली चोरी, कोयला चोरी, ऐसा कुछ हुआ था, उसका जानकारी उनके पास थे, चंद्र जी के पास थे, चंद्रनाथ जी के पास थे। एलओपी को टच कर नहीं सका, इसलिए उसके बगल में जो खड़े रहते थे, बैक स्टेज काम कर रहे थे, ऐसे सदाहस्य चंद्रनाथ को शहीद बना दिया। हैरानी की बात यह भी है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या से 48 घंटे पहले ही बंगाल के मुख्य सचिव ने एक बड़ा आदेश जारी किया था। इस आदेश में 3 अहम बातें हैं। पहली बात, कोई भी जरूरी कागज या फाइल बिना सही इजाजत के किसी भी हालत में दफ्तर से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात यह कही गई कि सरकारी रिकॉर्ड की बिना इजाजत फोटोकॉपी करना या स्कैन करना मना है। तीसरी बात यह कही गई कि सभी फाइलें, जरूरी कागजात और चिट्ठियां हर वक्त सही तरीके से दर्ज और हिसाब में रहनी चाहिए। चंद्रनाथ के करीबी दावा कर रहे हैं कि उनके पास टीएमसी सरकार के करप्शन से जुड़े अहम दस्तावेज थे। ऐसे में उनके मर्डर ने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि बंगाल की सियासत को भी हिला दिया है। परिवार का दावा है कि चंद्रनाथ को लगातार धमकियां मिल रही थीं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, उनके घर और दफ्तर की रेकी की जा रही थी, और फिर कल रात उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এই ভোটের লড়াইতে ভবানীপুর, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর বিভিন্ন জায়গার দায়িত্বে ছিল, যার জন্য আমার মনে হয় ওর প্রতি টার্গেট ছিল তৃণমূলের, যে ওইখানে শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতি। चंद्रनाथ की मां के बयान ने इस हत्याकांड को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और अब परिवार वालों के आरोपों के बाद जांच इस दिशा में भी हो रही है कि चंद्रनाथ के पास किसकी फाइल थी और उस फाइल में क्या था। पश्चिम बंगाल के चंडीपुर से किरण मित्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के शिवपुर से, जहां बमबाजी की खबर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बमबाजी का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए थाने को घेरा है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। रुको ना, सरीन कहाँ है? अब्बू कहाँ लेके गए सरीन को? कहाँ लेके गए सरीन को? रुको ना, सरीन कहाँ है? अब्बू कहाँ लेके गए सरीन को? कहाँ लेके गए सरीन को? रुको ना, सरीन कहाँ है? अब्बू कहाँ लेके गए सरीन को? कहाँ लेके गए सरीन को? ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में आप याद कीजिए 2021 के चुनाव के बाद के हालात। असंख्य एफआईआर दर्ज हुई थी, सीबीआई को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था, तब जाकर के मामलों का निष्पादन शुरू हुआ, वरना स्टेट पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं। अब फिर हालांकि इंटेंसिटी भले ही उतनी नहीं है, विभीषिका भले ही उतनी नहीं है जितनी 2021 में थी, लेकिन अभी भी वो रक्त चरित्र पश्चिम बंगाल के अंदर नजर आ रहा है। और जब से बंगाल में चुनाव का ऐलान हुआ, ठीक उसी तारीख से बंगाल में हिंसा शुरू हुई। चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार बनने वाली है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले अब तक बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या हो चुकी है। कुल 6 लोगों की हिंसा के दौरान मौत हो चुकी है। यह है पश्चिम बंगाल की हकीकत, जिस पर 15 साल टीएमसी की सरकार रही। बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के दौरान मारपीट और चुनावी नतीजों के बाद अब तक 6 लोगों की हत्या हो चुकी है।
जिसमें 3 बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। 6 मई को मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या। 5 मई को न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल का मर्डर किया गया। हावड़ा के उदय नारायणपुर में 4 मई को धारदार हथियार से यादव बोर का कत्ल हुआ। बीजेपी इस खून खराबे के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो आंकड़े टीएमसी भी पेश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि बंगाल के ब्लड पॉलिटिक्स का शिकार टीएमसी भी हुई। बीरभूम में हिंसक झड़प के दौरान अबीर शेख की मौत। कोलकाता के बेलघाटा में विश्वजीत पटनायक की हत्या। दक्षिण 24 परगना के कैंगिंग में शेख मुजीबुर का शव मिला। यानी 3 दिनों के अंदर ही बंगाल में 6 हत्याएं हो चुकी हैं, जिन्हें पॉलिटिकल मर्डर करार दिया जा रहा है। कानून के हालात देखिए, और यहाँ गुंडागर्दी कोई नया चीज नहीं है। दरिंदों की पनपने के लिए सबसे अच्छा जगह बंगाल माना जाते हैं। और इसी बीच चुनाव नतीजा निकलने के बाद जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब बंगाल में शांति विराज करेंगे, फिर भी खून खराबा ये लगातार होते देख। ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक हिंसा का तृणमूल कांग्रेस का खेला होवे मॉडल इसमें स्पष्ट दिख रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? मतलब एक जान चली गई, कई जानें और चली गई, अलग अलग मैं समझता हूं हिंसा की वारदातों में। ये चुनाव हमने यहाँ लाके खड़ा कर दिया देश में। हम लोग चाहते नहीं है कुछ हिंसा यहाँ पे बंगाल में, लेकिन बंगाल जैसा है कि ये जो गुंडा बाहिनी, मस्तान बाहिनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो खत्म करने में हम लोग को टाइम लगेगा। थोड़ा सा सबको अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। वैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा कोई नई बात नहीं है। बंगाल के चुनावी रक्त चरित्र का इतिहास भी गवाह है। बंगाल में 2006 विधानसभा चुनाव के दौरान 5 से 6 लोगों की मौत हुई थी। बंगाल पंचायत चुनाव 2008 में लेफ्ट और टीएमसी के बीच खूब झड़प हुई थी। 2008 के चुनावों के बाद मरने वालों की संख्या लगभग 45 बताई गई थी। लोकसभा चुनाव 2009 में कम से कम 15 लोगों की मौत की खबरें आई। हालांकि इस बार बंगाल में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की बदौलत चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं पर लगाम रही। बवाल, आगजनी और हंगामे में शामिल 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शहर शहर सुरक्षा बल मार्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में खूनी टकराव ने चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की कोशिशों पर जरूर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चंद्रनाथ रथ, जिनकी कल रात गुंडों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे चंद्रनाथ रथ, और चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद फिर यह सवाल उठा कि बंगाल के अंदर जिस रक्त चरित्र की बात की जाती है, जिस राजनीतिक द्वंद्व की बात की जाती है, वही सामने दिखा। और एक और स्याह पन्ना पश्चिम बंगाल के इतिहास में रंगा गया चंद्रनाथ रथ के रक्त से। खबर यूपी के मेरठ से, जहां पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी साजिश को डिकोड किया। यह साजिश थी जमीन के अंदर तहखाने में। करीब 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसी दूसरी हथियार फैक्ट्री को एक्सपोज किया, जो एक घर के अंदर चलाई जा रही थी, एक सीक्रेट तहखाने में। बेड के नीचे तहखाने में हथियार फैक्ट्री। अलमारी के नीचे सुरंग में तबाही का सामान। ये वो सुरंग है जिसके अंदर एक हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। यूपी के मेरठ में कितनी बारूदी फैक्ट्री। यूपी के मेरठ में योगी फोर्स ने एक और बारूदी साजिश का भंडाफोड़ किया है। 28 अप्रैल को जिस अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसका रास्ता डबल बेड से होकर जाता था, और अब जिस फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, उसका रास्ता अलमारी से गुजरता है। यानी दोनों जगह पैटर्न एक। ऐसा सीन अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है, जब गैंग लीडर अपना ठिकाना तहखाने में बनाते हैं, जिसका रास्ता भी बड़ा गुप्त होता है। लेकिन ये रील वाला सीन नहीं है, बल्कि रियल है।
वो भी करीब 10 दिन के अंदर दूसरी बार। मेरठ के खरदौनी में पुलिस ने जब एक टूटे फूटे भूसा रखने वाले घर में छापा मारा तो उसके होश फाख्ता हो गए। ये दिखने में सामान्य सा एक कोई गांव दिख रहा है, लेकिन इस गांव के अंदर एक ऐसा मकान है जहां पर देश विरोधी साजिश रची जा रही थी। देखने में घर साधारण सा लग रहा था। इसके एक कोने में कपड़े की अलमारी रखी थी, लेकिन इसी अलमारी के नीचे रची जा रही थी बहुत बड़ी साजिश। ये वो सुरंग है जिसके अंदर एक हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये मैं एक बार सुरंग में अंदर जाने की कोशिश करता हूं। ये देख सकते हैं आप, ये अगर कैमरा जर्नलिस्ट दिखा पा रहे हो आपको कि इसके अंदर बन रहे थे अवैध हथियार, और इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने वाला एक BCA पढ़ा व्यक्ति है, लड़का है। करीब 10 बाई 10 के तहखाने का रास्ता अलमारी के पीछे से जाता है, जहां पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। अब इसके अंदर अगर मैं झुकूं तो बाप रे, ये देखिए इसके अंदर पूरी फैक्ट्री है। एक बार ये मैं कैमरा जर्नलिस्ट से कहूंगा, ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर ये पूरा कारखाना चल रहा था। ये कैमरा अगर इधर दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर ये पंखा लगा है, ये तार है, बल्ब है, और यहाँ पर हथियार बनाए जा रहे थे। इस बारूदी साजिश का मास्टरमाइंड इमरान था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथ तहखाने में दबोच लिया। इसके साथ 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तहखाने में भारी तादाद में असलहा बारूद तैयार हो रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। क्या कर रहे हो? सामान बना रहे हो। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से एक BCA का छात्र भी शामिल है, जो हथियारों की ऑनलाइन डिमांड और सप्लाई का काम संभालता था। तहखाने से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। पुलिस के सामने आया कि ये लोग एक तमंचा लगभग 6,000 रुपए में बेचते थे। देखिए, अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, कुछ नंबर्स प्रकाश में आए हैं जिनको खंगाला जा रहा है, जिनको तस्दीक किया जा रहा है पुलिस में। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे, सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में हथियारों के 2 सीक्रेट तहखानों के खुलासे के बाद योगी फोर्स फुल एक्शन में है। अब इस गिरोह का नेटवर्क खंगाला जा रहा है ताकि पूरी साजिश डिकोड की जा सके। मेरठ से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ। यूपी में कभी माहौल बिगाड़ने, कभी दंगा कराने और कभी गजवाए हिंद की साजिश करने वाले मुनीर के गुर्गों को निशाना बनाकर इस बार योगी फोर्स ने खत्म किया। यूपी में मौजूद 2 आतंकियों को ऑपरेशन खाकी और हटा दिया गया। यह ऑपरेशन खाकी क्या है, इस रिपोर्ट में आपके सामने डिकोड करते हैं। जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। जिस पुलिस को अपराधियों का काल कहा जाता है, जो दंगाई से लेकर गोलीबाजों का ढंग से इलाज कर देती है, उस योगी फोर्स के पीछे अब मुनीर एंड गैंग पड़ गया है। टारगेट पर यूपी की पुलिस थी। मुनीर के गुर्गे योगी फोर्स पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले मुनीर गैंग का यह प्लान कामयाब होता, इसी योगी फोर्स ने मुनीर गैंग को पकड़कर उनका पर्दाफाश कर दिया। स्क्रीन पर दिख रही ये 2 शख्स जिन्हें पुलिस लेकर जा रही है, इनमें से एक का नाम है कृष्णा मिश्रा और दूसरा है दानियाल अशरफ। ये दोनों आतंकी हैं जो कि ISI के इशारे पर यूपी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे थे, और अब जो इनको गिरफ्तार किया गया है, तो जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। इन आतंकियों के मोबाइल में ऐसे वीडियो मिले हैं जिनमें वर्दीधारियों को निशाना बनाने के आदेश दिए गए थे। इसके लिए बाकायदा पुलिस स्टेशन की रेकी कर वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजी गई थी। ये भी खुलासा हुआ कि बाकायदा उनको पुलिस थाने और पुलिस कर्मियों पर हमले का
टास्क दिया गया था। आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में बड़े ऑपरेशन को प्लान करने वाले 2 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन खाकी के तहत उन्हें हैंड ग्रेनेड से पुलिस थानों पर हमला करना था। इसके साथ साथ उनको सरेआम पुलिसकर्मियों को गोली मारकर दहशत फैलानी थी। इन दोनों के प्लान के पीछे था पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और अभी तक की पूछताछ के मुताबिक उसने ही उन्हें ऑपरेशन खाकी का टास्क दिया था। यह ऑपरेशन खाकी क्या था ये भी हम आपको बताते हैं। इसके मुताबिक पुलिस थानों पर ग्रेनेड हैरेट से हमले और पुलिस कर्मियों को सरेआम गोली से शूट करना इस ऑपरेशन का हिस्सा था और यही टास्क इन आतंकियों को दिया गया था। मुनीर गैंग का इसके पीछे मकसद था आम लोगों के बीच दहशत का पैगाम देना और संदेश देना कि सुरक्षा देने वाली पुलिस खुद असुरक्षित है। इसके अलावा इस ऑपरेशन खाकी में हमले के बाद आबिद भट्ट और शहजाद भट्टी ने ऑपरेशन खाकी से हीरो बनने का सपना दिखाया था। इसके अलावा इस ऑपरेशन खाकी में हमले के बाद आबिद भट्ट और शहजाद भट्टी ने ऑपरेशन खाकी से हीरो बनने का सपना दिखाया था दानियाल और कृष्णा मिश्रा को। लोगों को सुरक्षा देने वाली पुलिस खुद असुरक्षित है, ये संदेश वो देना चाहते थे। कामयाब होने पर इन्हें हीरो बनाने की बात कही गई थी। ऐसे में यूपी एटीएस ने इस बड़े प्लान का खुलासा करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां तक कि पाकिस्तानी हैंडलर ने इन आतंकियों को पाकिस्तानी डॉन के लिखे पर्चे छपवाकर चिपकाने को भी कहा था। एटीएस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भ्रमित कर आर्थिक लालच देकर कट्टरपंथी बना रहे थे। इससे पहले भी यूपी एटीएस ने नोएडा से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से तुषार उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान शामिल थे। इन दोनों का कनेक्शन भी पाकिस्तान से मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। सेना के तीनों अंगों का कैसे अद्भुत कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल विल पावर और पूरे देश का एकजुट एक स्वर में समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर के वो पहलू जिसकी बदौलत 4 दिन से कम समय में भारत ने अपना टारगेट पूरा किया। छियासी घंटे के ऑपरेशन में भारत ने वो किया जिसकी स्टडी आज दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स करते हैं। पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क पर सर्जिकल स्ट्राइक। सेना के तीनों अंगों में गजब का तालमेल और इसके साथ खड़ा पूरा का पूरा देश। खून खोल उठते हैं जब उस सिंदूर को सुनते हैं, उनके विजुअल देखते हैं और जो मुंह तोड़ हमारी सेनाओं ने जवाब दिया है उनको कभी भी भुलाना नहीं जा सकता। मैं उनको पनाह लेने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अगर जो कहीं 24 घंटे और मिल जाते तो पाकिस्तान का धरती से नामो निशान मिट जाता। हम लोगों को बहुत सुकून मिला सर कि जो जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया था भारत के ऊपर, भारत ने अच्छे से बदला लिया था। उनके सारे कैंप उड़ा दिए गए थे और कहते हैं जो अजहर महमूद नाम का जो टेररिस्ट था उसका पूरा परिवार ही नष्ट कर दिया था। उसके लिए हमें बहुत तसल्ली हुई। यहाँ से हिंदुस्तान ने जवाब दिया था, उस हिसाब इनका बदला लिया था तो बहुत अच्छा लगा। आम लोगों के साथ भारत का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति ही वो ताकत है जिसकी बदौलत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो हुआ जो ऑपरेशन के पहले किसी को भी नामुमकिन लग सकता था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक ऐसा नमूना दिखाया जो पूरे विश्व को सीखना चाहिए। सबसे पहली बात जो इसमें ऑपरेशन से सफा हुई कि एक देश को ऑपरेशन में जाने से पहले ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, इस लड़ाई से वो चाहता क्या है, इस लड़ाई के अंत में क्या रिजल्ट चाहता है। भारत का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था, पहलगाम में 27 सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी संगठनों को टारगेट करना। उस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश था। हर सुबह पर यही मांग थी कि पहलगाम के दोषियों को सबक सिखाना जरूरी है।
एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये देख ले। बट जिस तरीके से भारत सरकार ने और हमारी सेना, हिंद की सेना ने जो ऑपरेशन किया, मुझे लगता है कि ऐसी वीरता, ऐसा पराक्रम भारत की सेना और भारत ही कर सकता था। असली दिवाली उसी दिन थी और एक जैसा सुकून आज तक नहीं मिला। पाकिस्तान इतने बार धूल मिट्टी चाटने के बाद फिर उठ के आ जाता है, पता नहीं क्यों, क्या मस्ती है, क्या उनमें खाज है, क्या कुजली है। अब समझिए ऑपरेशन सिंदूर को फुल टेक्निकल पोर्ट और सेना का आपसी कोऑर्डिनेशन कैसे कहा गया। ऑपरेशन की पूरी कमान सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर रहे थे। इसके तहत तीनों सेनाओं के बीच बेहतर सामंजस्य और सटीक हमले प्लान किए गए। इसके बाद इसमें सबसे अहम था आर्मी और एयरफोर्स का अद्भुत तालमेल। वायुसेना ने आतंकी ठिकानों और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया तो सेना ने सीमा पर दबाव बनाए रखा। तीसरा कोऑर्डिनेशन था टेक्नोलॉजी और स्वदेशी शक्ति के साथ नौसेना का। इसमें भारत में निर्मित ड्रोन, मिसाइल और आकाश मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। हमारी नेवी युद्ध शुरू होने से पहले ही तैयार हो चुकी थी, मोबिलाइज हो चुकी थी। एंड उन नेवी के पास एक ब्रह्मोस मिसाइल है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता और पाकिस्तान इसको खींचने की कोशिश करता तो आप यकीन मान के चलिए भारत की नेवी बिल्कुल तैयार बैठी थी। वो पूरा सदर्न पाकिस्तान को कंप्लीट एशेज बना देती। यानी 86 घंटे के ऑपरेशन में सेना के तीनों अंगों के साथ इसरो और डीआरडीओ डटकर खड़े रहे। टेक्निकल सपोर्ट के साथ सेना को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और अलर्ट सिस्टम का भी फुल सपोर्ट मिला और इस तरह ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हर दुष्प्रचार को निष्क्रिय किया गया। यही एकजुटता ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय गाथा लिख गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। उधर केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। मतलब ये कि अब वंदे मातरम के अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी तक राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब वंदे मातरम को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी जो कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उन्हें वंदे मातरम अब गाना पड़ेगा।